अमर प्रसाद घोष। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से वंचित पूरे देश में जो समाज है, उसके स्वाभिमान की रक्षा के लिए, उसके उत्थान के लिए, उसके प्रगति के लिए संघर्ष करने वाले मौलिक चिंतक, उच्च कोटि के न्यायविद, विद्वान और शिक्षाविद के रूप में विख्यात, जिनका एक व्यक्तित्व बहुआयामी था, ऐसे बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के जन्म को 119 वर्ष पूरे हो रहे हैं। हम उनकी 120वीं जयंती मनाने जा रहे हैं। ऐसे अवसर पर डॉक्टर साहब की शिक्षा, डॉक्टर साहब का चिंतन और उनके द्वारा प्रसारित संदेश जो समाज को एक दिशा प्रदान कर रहा है, इसी विषय पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी की प्रासंगिकता, इस विषय पर आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे और हमारे बीच में विद्वान के रूप में उपस्थित हैं श्रीमान पी राम जी। कार्यक्रम में आपका स्वागत है। पी राम जी संयुक्त गन्ना आयुक्त के पद से सेवानिवृत्त हुए हैं और इसमें अनेक सामाजिक संगठनों में अपना योगदान दे रहे हैं। दूसरे विद्वान हमारे बीच में श्री भवननाथ पासवान जी हैं। आप एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं और आपका एक मौलिक चिंतन है और हम इनसे ही बात की शुरुआत करते हैं। भवननाथ जी, सबसे पहले तो ये बताएं कि विश्व में विख्यात हुए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी अपने चिंतन के लिए, अपने संदेश के लिए और अपने अग्रदूत बनने की जो उनकी क्षमता थी, ये क्षमता निर्माण कैसे हुई? उनके जीवन की वो प्रमुख कौन सी घटनाएं हैं जिसके कारण से उन्होंने इतने बड़े समाज का इतने उद्भट रूप से उन्होंने नेतृत्व दिया? बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के प्रमुख घटना तो बहुत है, लेकिन मैं संक्षेप में आपको मुख्य घटनाओं का जिक्र करूं। जी जी। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर का जन्म छावनी में हुआ और बड़ी ही कठिनाई से उन्होंने अपनी शिक्षा को ग्रहण करते हुए आगे बढ़े और मुंबई में एल्फ्रेड कॉलेज में गए। जी। घटना का क्रम ही बढ़ता रहा और कठिनाइयों का सामना करते हुए 19वीं शताब्दी के दूसरे दशक तक वो कोलंबिया विश्वविद्यालय गए, विदेश में अध्ययन गए, यूएसए गए। और मुख्य घटनाओं में उनका 1927 में ये पानी पीने के लिए तालाब में, और उसमें ये सिर्फ देखने के लिए जहाँ जानवर पानी पी सकता है और व्यक्ति नहीं पी सकता है, तो वहाँ एक हुजूम बना के उन्होंने एक जगह बनाने के लिए, वो डेट हमारा जो है 1927 में वो पहुंचे वहाँ। तमाम संघर्षों के बाद कि समाज को, जो दबा कुचला समाज है, उसको कैसे न्याय मिलेगा, कैसे सम्मान मिलेगा, उस सिलसिले में जहाँ मंदिर में उनको प्रवेश प्रतिबंधित था, वहाँ 1930 में नासिक के काला मंदिर में जाके प्रवेश कराया, संघर्ष किया। मुख्य घटनाओं में एक घटना और है, जब बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने पृथक मताधिकार की बात करा 1932 में पूना पैक्ट थी, तो पूना पैक्ट में वो 1932 में उन्होंने आरक्षण की व्यवस्था ली। तो इस तरह से उन्होंने दूसरी घटना जो उनकी हुई, वो घटनाक्रम में 1945 में पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना किया उन्होंने। तो इस तरह से घटनाओं का जो क्रम है बाबा साहब के जीवन से जुड़ा हुआ सिन्हा जी, तो उसमें भी उन्होंने, और फिर धीरे धीरे तमाम पदों में आए, विधानसभा में भी गए और शुरू से दलितों के उत्थान के लिए वो संघर्षरत रहे और वो चाहते थे कि दलित सम्मान से जिए और उनको सम्मान मिले। इसी सिलसिले में जब संविधान की रचना करने की बात आई, समिति जो संविधान प्रारूप ड्राफ्ट कमेटी बनी, तो उस ड्राफ्ट कमेटी में 1947 में उन्होंने जो है उनको सदस्यता दी, सदस्य बने वो और संविधान की प्रक्रिया में आके और उन्होंने संविधान तैयार किया और पूरे देश को, ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष भी रहे वो, ड्राफ्ट कमेटी के अध्यक्ष रहे और पूरे देश को जीने का एक सही मायने में जो उन्होंने दर्शाया संविधान में, वो बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने दलितों के साथ साथ अन्य जातियों के लोगों को
महिलाओं के लिए भी संविधान में जीने का तरीका और अधिकार दिया। एक बहुत महत्वपूर्ण घटना है, घटना का बहुत समय नहीं है, तो घटना में उन्होंने जाति विहीन समाज की स्थापना के लिए जब उन्होंने ये सोचा, और ऐसे विद्वान जो पढ़े लिखे तमाम अध्ययन के बाद जाति व्यवस्था को खत्म करने के लिए उन्होंने कहा कि मैं जन्म लिया हिंदू धर्म में, मेरा दोष नहीं है, लेकिन मैं हिंदू रह के मरूंगा नहीं। तो उन्होंने एक घटना बहुत महत्वपूर्ण यानी उनके जीवन में पासवान जी जो प्रमुख घटनाएं थी जो उनको प्रेरित किया कि समाज को यदि सही दिशा नहीं दी गई तो भारत का जो निर्माण है वह भारत की जो प्रगति है वो बाधित होगी। पीरा साहब, इस विषय पर हम आपसे ये कहना चाहेंगे कि बाबा साहब ने एक जगह कहा कि जब तक भारत में जाति प्रथा मौजूद है, विषमता मौजूद है, छुआछूत मौजूद है, तब तक आधुनिक भारत का निर्माण नहीं हो सकता, भारत की आर्थिक खुशहाली नहीं हो सकती, भारत की प्रगति नहीं हो सकती और भारत विश्व में अपना स्थान नहीं बना सकता। तो जाति प्रथा के उन्मूलन के लिए मुख्य रूप से डॉक्टर साहब ने क्या क्या उपाय किए और क्या संदेश क्या सुना? देखिए, भारत में जो जाति व्यवस्था है जी, यह क्रमिक गैर बराबरी की व्यवस्था है जी। इसमें एक वर्ग को सारी सुविधाएं हैं जी। और नीचे के वर्गों को वो क्रमशः घटती गई है और अंत में जो वंचित वर्ग है, भारत की जो हिंदूवादी जाति व्यवस्था है यह एक किले में जैसे बंद कर रखी गई इस धर्म व्यवस्था को, और इसको जो भी उसे छेड़ने की कोशिश करता है, तोड़ने की कोशिश करता है, सारे हिंदू उसके विरोध में खड़े हो जाते हैं। बाबा साहब ने एक बात कहा था कि यह एक ऐसी व्यवस्था है जो किलेबंद व्यवस्था है और ये व्यवस्था समता के विरोधी है, और इस समता के विरोध को वो अपना जन्मसिद्ध अधिकार मानते हैं हिंदू लोग, और उसको उस किले के पीछे जैसे एक लोहे की दीवार खड़ी हो और उस दीवार के पीछे एक सैनिक के रूप में हिंदू लोग खड़े हुए हैं इस विषमता की व्यवस्था को बनाए रखने के लिए। व्यवस्था इसलिए बनाए हुए हैं कि इससे उनको अनेक लाभ है, और इस व्यवस्था को तोड़ना अपने लिए बहुत ही खराब मानते हैं, खतरनाक मानते हैं। इस व्यवस्था के तोड़ने के लिए बाबा साहब ने अनेक प्रयत्न किए। उन्होंने हिंदुओं के सामने कई प्रश्न रखे और उनका उत्तर तलाशने की कोशिश किया। उन्होंने पहले तो पानी के अधिकार के लिए संघर्ष किया। पानी एक ऐसी मूल्यवान चीज है जो हर व्यक्ति के लिए बहुत आवश्यक है। आदमी जहाँ कहीं जाता है वो वहाँ पर कुएं तालाब लेकर नहीं जाता है, वहाँ उसे पानी की आवश्यकता पड़ती है तो इसी सार्वजनिक स्थान का प्रयोग करता है। उस सार्वजनिक स्थान के प्रयोग के लिए उन्हें 1927 में महार तालाब पर उस अधिकार को साबित करने के लिए उन्होंने पानी पीने का कार्यक्रम चलाया। वहाँ पर उनका जबरदस्त विरोध किया गया और वो पानी नहीं पी पाए। बाद में उन्होंने, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम हिंदू हैं, हमें हिंदू का एक अभिन्न अंग माना जाता है, इसलिए हमें हिंदू धर्म की सारी व्यवस्था में सम्मिलित होने का जन्मसिद्ध अधिकार है। उन्होंने कहा कि ये जन्मसिद्ध अधिकार है। हाँ, अगर हम हिंदू हैं तो हमारा उनके हर चीजों में भागीदारी का जन्मसिद्ध अधिकार है, वो हमें अधिकार समानता के आधार पर मिलना चाहिए। एक बात पीराम साहब, इसमें जो उनका व्यक्तित्व निर्माण हुआ और जो उन्होंने अपनी भावनाएं व्यक्त की, खास तरीके से जो उन्होंने शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा कार्य किया, उनकी पत्नी का क्या योगदान रहा? उनकी पत्नी बड़े ही जो है उनके सहयोगी के रूप में उन्होंने कार्य किया, और बाबा साहब बड़े अभावों के बीच में, और यहाँ तक कि उन्हें कुछ तो अनुदान सयाजी गायकराव महाराज ने दिया था, लेकिन कुछ जो है उन्होंने और पैसे की व्यवस्था जो है कर्ज लेकर के किया था, और उनकी पत्नी ने उनको उनके अपने सारे अभावों को उन्होंने झेला। अपने बच्चों की पालन पोषण के लिए उन्होंने रात के समय कंधे तक जो है बीनती, गोबर बीनती थी रात के समय सड़कों पर, और उससे उपले बना करके अपने बच्चों का पालन पोषण करते। यानी एक प्रकार से ये हुआ कि जैसे हर महापुरुष के पीछे कहते हैं कोई न कोई शक्ति काम करती है, डॉक्टर साहब के व्यक्तित्व निर्माण और अग्रगणी बनने के पीछे उनकी पत्नी का भी बहुत बड़ा योगदान था, ये निर्विवाद है। बेशक इसमें कोई दो राय नहीं, बाबा साहब ही नहीं बल्कि महिलाओं का व्यक्ति के जीवन में
प्रायः बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है और यह दायित्व पत्नी ने बहुत गंभीरता से निभाया। जी जी। तो पीराम साहब, ये जो जाति व्यवस्था को उन्होंने देश की तरक्की और आधुनिक भारत के निर्माण में जो एक बहुत बड़ी बाधा पहुंचाई बताया उन्होंने, इसको दूर करने के लिए उन्होंने बहुत प्रयास किए। उनमें से अनेक प्रयासों में से आपने चर्चा की। अब हम भवन नाथ जी से ये बात करेंगे कि बाबा साहब का एक ध्येय वाक्य था कि शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष हो। तो ये जो शिक्षा की बात उन्होंने की, स्वयं भी उन्होंने उच्च शिक्षा प्राप्त की विदेश में जाकर के, और उस शिक्षा को उन्होंने बहुत ही अपने जो उनका व्यक्तित्व था, जो बहुआयामी व्यक्तित्व था, उन्होंने इस देश के नवयुवकों को क्या संदेश दिया कि कैसे शिक्षित बनो और शिक्षा क्यों? बाबा साहब जिन संघर्षों से आगे बढ़े, उन्होंने देखा कि शिक्षा ही एक ऐसा महत्वपूर्ण धन संपत्ति समझ लीजिए, और देश में इसके बगैर हमारा सम्मान नहीं मिलेगा। तो आने वाली पीढ़ी को उन्होंने ये कहा कि शिक्षा को इस तरह से उपयोग होना चाहिए देश के विकास में, समाज के विकास में, परिवार के विकास में, जिस तरह से हम सारे अधिकारों को प्राप्त कर सकते हैं शिक्षा के माध्यम से। इसलिए आवश्यक है, इसलिए उन्होंने शिक्षा की बात कही कि शिक्षित बनो और शिक्षित बन के समाज को एक दिशा दो। और इसी से उन्होंने आरक्षण की व्यवस्था जब संविधान में दिया, तो उन्होंने एक बात भी कहा कि आप शिक्षा के माध्यम से तो उस पद तक पहुंच जाओ, लेकिन अपने आय का जो 20वां हिस्सा है उसको पे टू बैक सोसाइटी, समाज को वापस करो। तो शिक्षा जब शिक्षित रहेगा तो वो समाज के लिए कुछ करेगा, अन्यथा वही जानवर जैसे जो भी व्यवहार पहले हुआ है, जो होता रहेगा, तो हम उसी श्रेणी में चले जाएंगे। इसलिए बहुत जबरदस्त उनका ये निर्देश था कि शिक्षित बन के समाज को आगे ले जाने का काम करो। और ये नौजवान ही, बुद्धिजीवी नौजवान, ये आगे जाकर समाज को कुछ दिशा दे सकते हैं। तो ये जो उनकी प्रासंगिकता है, जो शिक्षा के बारे में उन्होंने कहा कि शिक्षा मौलिक अधिकार है, और एक बात उन्होंने और कही कि शिक्षा सस्ती भी होनी चाहिए, जिससे कि वो सबके पहुंच में आ जाए। शिक्षा महंगी होगी तो निश्चित है कि सारे लोग शिक्षित नहीं हो सकते, इसलिए शिक्षा सस्ती हो, और यह हमारा मौलिक जीवन सिद्ध अधिकार है कि हर व्यक्ति को शिक्षा मिले। शिक्षा के प्रसार के लिए उन्होंने बहुत बड़ा कार्य किया। भवननाथ जी, एक चीज बाबा साहब ने बहुत गंभीरता से देखा कि न केवल पुरुष समाज ही इस समस्या से ग्रसित है, बल्कि उन्होंने जो आधी दुनिया है, यानी आधा भारत है जिसमें स्त्रियां हैं, हमारी मातृशक्ति जो है, इनके उत्थान के लिए उन्होंने बहुत कार्य किए। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा कि नारी उत्थान के लिए बाबा साहब ने क्या क्या प्रयास किए? नारी उत्थान के लिए बाबा साहब पूरे देश में नारी समाज के लिए जो पूरे देश के निर्माण में अपना पूरा जीवन अर्पित करती हैं, उनकी स्वतंत्रता के लिए, उनकी स्थिति गुलामों से भी बदतर थी। महिलाओं की स्थिति गुलामों से भी बदतर थी, अपने चौखट से बाहर नहीं आ सकती। जी। बाबा साहब एक ऐसे महापुरुष रहे जो सारे समाज की नारियों को इस गुलामी की बेड़ी से बाहर निकाले, और शिक्षा भी उनके लिए अनिवार्य करने की बात कही कि वो शिक्षित रहेंगे तो एक परिवार, जैसे मनुष्य जो पुरुष है, अगर वो शिक्षा ग्रहण करता है तो एक परिवार के लिए करता है, लेकिन अगर एक नारी शिक्षा ग्रहण करती है तो 2 परिवार के लिए वो होती है। एक तो अपने मायके का और दूसरा अपने ससुराल का। तो इस तरह से शिक्षा का जो स्तर उनका देने का था कि नारी जो नारी है उनका शिक्षा मस्ट है, परिवार को और देश को, समाज को ले जाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण था। और बाबा साहब ने उस गुलामी को काटा कि समानता, समता, बंधुत्व के बीच में इनको अलग न रखा जाए, नारियों को वो महत्व रहे जो अन्य सभी पुरुष को। तो इस तरह से बाबा साहब ने नारी के उत्थान के लिए एक विशेष महत्व दिया था। इन्होंने कहा कि अगर मातृशक्ति शिक्षित होगी तो पूरा परिवार शिक्षित बनेगा और देश तरक्की करेगा, आगे बढ़ेगा। जी ईरान साहब, इस विषय में जो आज का नौजवान वर्ग है, क्योंकि ये विषय हम लोग का
कि बाबा साहब कितने प्रासंगिक हैं आज के संदर्भ में। तो आज जो नौजवान पीढ़ी है वो बाबा साहब को किस दृष्टि से देखता है और क्या संदेश लेता है जिससे कि वो आगे बढ़े। देश की तरक्की में नौजवानों का बहुत बड़ा योगदान है। तो क्या बाबा साहब के संदेश है ऐसे कि नौजवान पीढ़ी उसको स्वीकार करके और आगे बढ़े और देश की तरक्की करे? बाबा साहब देश का समूल चिंतन किए और उन्हें लगा कि ये जो हमारी पुरानी पीढ़ी है तो पुरानी मान्यताओं से ग्रसित है और इसके माध्यम से समता स्वतंत्रता और बंधुत्व का विकास नहीं हो सकता है। और जिस देश में समता नहीं होती है, जिस समाज में समता नहीं होती है, वह समाज वास्तव में सर्वांगीण विकास नहीं करता है। कुछ लोगों का विकास होता है, कुछ लोगों का विकास नहीं हो पाता है। इसलिए बाबा साहब ने सभी अपने देशवासियों को यह संदेश दिया कि हमें सबसे पहले शिक्षा पर विशेष ध्यान देना चाहिए और जो नई पीढ़ी है ये नई पीढ़ी नए मूल्यों को, नए आदर्शों को, पूरी दुनिया में हो रहे परिवर्तनों को आसानी से समझ लेगी और पुरानी से पुरानी पीढ़ियों से जो आ रही विषमता की भावना है उससे ऊपर उठकर समता की तरफ अग्रसर होगी। दुनिया को देख कर समझ कर और जब समता की तरफ अग्रसर होगी तो देश खुशहाल होगा, धनवान होगा और साथ ही साथ बलवान होगा। आर्थिक सामाजिक शक्ति उसकी बढ़ेगी और देश अपने गौरवशाली जो है स्थिति को प्राप्त करेगा। तो आपका कहना मतलब ये है कि जो नौजवान पीढ़ी है वो अगर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के चरित्र से, उनके जीवन से अगर कुछ प्रेरणा लेती है तो सबसे पहले वो शिक्षा ग्रहण करे, अच्छी शिक्षा ग्रहण करे जिससे कि वो देश की तरक्की में सहायक हो सके। ये एक बहुत बड़ा संदेश है। बड़ा संदेश है बाबा साहब। देखिए कहते हैं कि कोई चलता पद चिन्हों पर कोई पद चिन्ह बनाता है वही सूरमा इस जग में जो अपनी राह बनाता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जिन्हें कि हमने भारत रत्न हमारे पूरे देशवासियों में सहर्ष भारत रत्न प्रदान किया, वह इसलिए नहीं कि वो एक महान व्यक्तित्व थे बल्कि इसलिए कि उन्होंने करोड़ करोड़ लोगों को यह ऐसा दर्शन दिया, ऐसी प्रेरणा दी जिससे कि आज देश तरक्की के लिए उसके द्वार खुल गए। आज आवश्यकता इसी बात की है कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब की न हम केवल जयंती मनाएं बल्कि उनके जीवन के आदर्शों से हम ऐसे तत्व अपने जीवन में ग्रहण करें जो हमें प्रभावी हो। क्या हुआ? पॉज करो।